हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हमारी हिस्ट्री का 6th क्लास की हिस्ट्री का 8th चैप्टर जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, यानी कि गांव और शहर के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? लोहार की दुकान पर प्रभाकर। ये कौन है? प्रभाकर। तो ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि प्रभाकर के माइंड में ये क्वेश्चन टैकल हुआ। क्या? प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे हैं, उसे पीट रहे हैं। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। यानी कि बच्चों को क्या होता है, ये चीज़ें देखना अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा होगा उन्हें देखने में। ठीक है, लेकिन ये लोहा कहाँ से आया, यहाँ इसकी खोज कैसे हुई, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, लोहे के औजार और खेती, यानी कि लोहे के औजार और खेती के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। ठीक है, जो लोहे का प्रयोग है वो आज एक आम बात है। जब लोहा नहीं था तब कहाँ से आया, कैसे आया? लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। लोहे की चीज़ें क्या है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो गाइस, ये बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस, इस पर आप फोकस मत कीजिएगा। इसकी वजह से मैं क्लासेस बहुत कम ले पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मकान वगैरह बन रहे हैं लोगों के, तो यहाँ पे ड्रिल मशीन और तार वगैरह कटते रहते हैं तो इनकी आवाज़ आती है। तो मैं सोच रही थी कि कभी जब ये चीज़ें नहीं चलेंगी जब मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी, पर नहीं पॉसिबल हो पाता है। नाइट में सोचूं नाइट में कर लूँ तो नाइट में नहीं हो पाता है। बच्चे वगैरह उनको मतलब पढ़ाना लिखाना ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो मुझे दोपहर में ही टाइम मिलता है। तो इस बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, इससे आप थोड़ा क्या करोगे, थोड़ा इसे अवॉइड करोगे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे। ठीक है, तो कह रहा है लोहे का लोहे का प्रयोग था तो वो कब हुआ था? तो लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है, स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, कितने साल पहले? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है किन कब्रों से लोहे के हथियार और औजार सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो वो हो जाती हैं आपकी महापाषाणकालीन कब्रें, जो कि हमने अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अब फिर आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। यानी कि 3000 साल पहले तो खोज हुई, मतलब जो चीज़ खोज होती है उसकी कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं होती है, खोज हो गई ठीक है, बट धीरे धीरे उसके क्या यूजेस पता चलते हैं, तब उसे क्या होती है, वो लोकप्रिय हो जाती है। जैसे कि मैं आज ये क्लास ले रही हूँ तो इस पर मुझे बहुत ही कम व्यू वगैरह और लाइक्स एंड कमेंट मिलते हैं, कोई कर देता है कोई नहीं करता है, क्योंकि अभी आपको इस क्लास की कदर पता नहीं है। जब आप यही बैच परचेस करके पढ़ते, मैं इसकी नोट्स फॉर्म में आपको पढ़ाती, नोट्स वगैरह देती, ओनली नोट्स में लिखवा देती, तो आपको उसकी वैल्यू होती और आप उसका यूज़ समझते। बट आप एनसीईआरटी बुक रीडिंग का यूज़ नहीं समझ पा रहे हो। जिन बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने सीटेट एनसीईआरटी तो पढ़ी है पर उन्होंने समझी नहीं है, क्वेश्चन कैसे आने ये नहीं समझे, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं की हैं, तो उन्हें आज इस क्लास का यूज़ पता चल गया है। तो मेरा काम क्या है, मुझे पढ़ाना है, मुझे ऑथेंटिक चीज़ें अपने वीडियो में डालनी है जो हमारे बच्चों के लिए यूज़फुल हो। अगर आज आपको यूज़फुल नहीं लगती, कल एक दिन और भी बच्चे आएंगे जिनके लिए ये चीज़ें यूज़फुल हो जाएंगे। इसी तरह लोहा का पता चला 3000 साल पहले, पर उसके यूजेस प्रयोग जब पता चले तो वो कब? 2500 वर्ष पहले क्या हुआ? लोहे के औजार बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। ठीक है, कब? देखो, लोहे की खोज 3000 साल पहले और औजारों का बढ़ता प्रयोग, लोहे के औजारों का बढ़ता प्रयोग कितने साल पहले? 2500 वर्ष पहले। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक है, इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल मिले हैं। क्या मिले हैं? जंगलों को साफ करने के लिए यानी कि कुल्हाड़ियाँ मिली हैं और क्या मिले? हलों के फाल, यानी कि हलों के फाल जैसे जुताई करते हैं ना, वो इस तरह के बने होते हैं, ऐसे हल बने होते हैं, हलों के फाल लगे रहते हैं, उनसे जुताई करते हैं, वो होते हैं फाल। पहले आप क्या होते हैं, वो किसके बन रहे थे?
लोहे के। इसे भी हम अध्याय कितने में पढ़ चुके हैं, हम इसे अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये तो देखो आपके हथियार हैं, देख पा रहे होगे ये सारी चीज़ें। तो क्या क्या है देख लो। औजारों की सूची, औजारों की सूची में इन चीज़ों के नाम चुनो। किन चीज़ों के, जैसे हंसिया है, कुल्हाड़ी है, संडासी है, लोहे की, ऐसी 5 चीज़ों की सूची बना। मतलब देखो ये है संडासी, इसे कहते हैं संडासी। ये जो पकड़ने वाली है इसे ही कहते हैं संडासी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, कृषि के उत्पादन के लिए उठाए गए अन्य कदम, जो कृषि को उत्पादन बढ़ाना था, उसमें और क्या चीज़ें थी जो क्या हो रही थी आपकी कृषि को बढ़ा रही थी। ये बैकग्राउंड नॉइस ना बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है गाइस, क्लास पढ़ाने का मन नहीं होता है, पर पढ़ाना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए ध्यान से। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उसके राज्यों का बने रहना मुश्किल है। भाई जिस गांव में खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी, सुविधाएं नहीं होंगी, उस गांव के में राजाओं और राज्यों का बने रहना क्या है, इम्पॉसिबल है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय। देखो कन्फ्यूजिंग हो गई ना, मैं कृषि के लिए उठाए गए अन्य कदम, लेकिन मैंने सिंचाई नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर किसके लिए कदम उठा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंचाई के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी गाइस, कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो क्या कदम उठाए गए थे, उन्होंने क्या किया था, कुएं, नहरें, तालाब, कुएं और कृत्रिम जलाशय बनाए थे। आगे बढ़ेंगे। तो बस चीज़ें अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करते रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखो इम्पोर्टेंट है। इसे ही मैं बोर्ड PDF बना के बोर्ड पे लिखवा के नोट्स बनवा के दे दूँ, ये हमारे लिए और ईजी होगा, क्योंकि एक लेसन में कम मुश्किल से 10-12 लाइन लिखा दूँगी, काम ख़त्म। पर यहाँ तो पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ डिटेल में और समझाती हूँ, इसका यूज समझो। ठीक है, इसका यूज आप लोग समझो। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन को लिखना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सीधे आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे पेज पे। तो एक मिनट गाइस, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। क्या करें, यहाँ से ही पढ़ना चाहिए। देखो, गांव में कौन रहते थे, यानी कि गांवों में कौन रहते थे, बताइए। आप कहोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, गांव में लोग रहते हैं और कौन रहता है, ये तो मुझे भी पता है, पर इस NCERT में तो लिखा है गांव में कौन रहते थे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। NCERT का क्या कह रही है भाई, जो NCERT कह रही है वही तो क्वेश्चन में आंसर दोगे, हमारे कहने से थोड़ी आंसर दे आओगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या कह रही है। इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट लाइन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बताती हूँ। तमिल क्षेत्र, किस क्षेत्र की बात कर रहा है, तमिल क्षेत्र। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे, वेल्लाल कहते थे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे, तो वो क्या हो जाते थे, वेल्लाल। आप ध्यान से सुनना। साधारण हलवाहों को उड़वार। तमिल क्षेत्र में देखो बड़े भूस्वामियों को वेल्लार और साधारण हलवाहों को उड़वार कहते थे। और भूमिहीन मजदूर, क्या, भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियर और अदमई कहलाते थे। जो भूमिहीन मजदूर थे, दास थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कैडेसियर और अदमई कहलाते थे। ध्यान से सुनना। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर तथा दास कैडेसियर को अदमई कहा जाता था। इनसे क्वेश्चन आया है, इसलिए इनको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो देश का उत्तरी हिस्सा था वहाँ पे गांव का जो प्रधान व्यक्ति था वो क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है, अक्सर एक ही परिवार के लोग एक ही पीढ़ियों तक कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाता है, बताओ, नहीं पता ना।
इसका मतलब हो जाता था ये पद क्या होता था, आनुवांशिक पद होता था। क्वेश्चन आएगा कि ग्राम भोजक का पद आनुवांशिक था तो आंसर आपका राइट हो जाएगा, और नहीं था तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। तो आनुवांशिक क्या होता है, आनुवांशिक मतलब एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उस पद पर आते जाएं, वो आनुवांशिक हो जाता है। तो गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। और ग्राम भोजक का पद कैसा होता था, ग्राम भोजक का पद आपका आनुवांशिक होता था। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, यानी कि यह पद क्या था, आनुवांशिक था। देखो मैंने अभी बताया आपको, जो ग्राम भोजक का पद था वो कैसा था, आनुवांशिक पद हो जाता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जो ग्राम भोजक का पद था, जो ग्राम भोजक का पद था वो कौन होता था, वो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वो आमतौर पर ग्राम भोजक बनता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। भाई भूस्वामी है तो कौन काम करेगा, खुद तो काम करेंगे नहीं, कौन करेगा, दास और मजदूर काम करेंगे। ये भी कोई बताने वाली बात है, आप तो समझ सकते हो ना, आप तो होशियार बच्चे हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंपते थे। जो क्या होता था, जो भूस्वामी है वो बड़े लोग होते थे, बड़े लोग प्रभावशाली होते हैं, थोड़ी आम लोग इनसे डरते हैं या इनकी बात मानते हैं, तो राजा लोग क्या करते थे, इन्हें कर वसूलने का भी काम इन्हें ही सौंपते थे। किन्हें, ग्राम भोजक को। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा देखना, इस लाइन से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और 3 में से एक ना एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जरूर होती है। पहला, ग्राम भोजक कौन बनता था, तो ग्राम भोजक बड़े भूस्वामी बनते थे। दूसरा, ग्राम भोजक का पद कैसा था, तो ग्राम भोजक का पद आनुवांशिक था। पद आनुवांशिक था, अब वो स्टेटमेंट कितना भी घुमाए सिर्फ आपको फोकस करना है, पद ग्राम भोजक का आनुवांशिक था। अब क्वेश्चन बनेगा कि ग्राम भोजक को एक ही कार्य दिया जाता था या वो एक से अधिक कार्य भी करता था। तो आप देख पा रहे होंगे कि वो एक से अधिक कार्य भी करता था। क्या क्या, कर भी वसूलता था, न्यायाधीश का भी काम करता था और कभी कभी क्या करता था, पुलिस का भी काम करता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या पता इस बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये होता है आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। वहाँ पे ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। अब क्वेश्चन बनेगा कि गृहपति किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहते हैं। ये नहीं कि वहाँ स्वतंत्र कृषक ही लिख के आएगा जब ही आप गृहपति लगाओगे, स्वतंत्र किसान भी लिख देगा तो भी आप क्या कहोगे, गृहपति। तो स्वतंत्र किसान को क्या कहते थे, गृहपति कहते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये टाइप के तो बनेंगे और मैचिंग के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। किसके बन जाएंगे, मैचिंग के क्वेश्चन बनेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्हें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनमें ज़्यादा जो गृहपति होते थे तो इनमें कौन होते थे, ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, मतलब कुछ ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें कौन आते थे, दास और कर्मकार आते थे। इनमें कौन आते थे, दास और कर्मकार। तो जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी वो क्या कहलाते थे, दास या कर्मकार कहलाते थे। 100% मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। जो भाई उनके पास ज़मीन नहीं थी तो दूसरों की ज़मीन पर काम करेंगे और अपनी आजीविका चलाएंगे। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। कौन कौन रहते थे गाँव में, लोहार हुआ, कुम्हार हुआ, बढ़ई, बुनकर, ये सारे शिल्पकार भी रहते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राचीनतम तमिल रचनाएं। जो प्राचीनतम तमिल रचनाएं थी वो क्या थी, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि संगम साहित्य क्या है, तो वो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। इनकी रचना कब हुई, इनकी रचना 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। किसके सम्मेलन में, मदुरै के
कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, संगम साहित्य तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। इनकी रचना कब हुई थी? 2300 साल पहले। संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया था, इसकी रचना की गई थी। गांव के रहने वाले जिन तमिलों का नाम इसमें उल्लेख है वे संगम साहित्यों में पाए जाते हैं। तो संगम साहित्य के बारे में हम और आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जानते हैं। आगे कह रहा है कि नगर, अभी हमने गांव के बारे में पढ़ा, अब नगर के बारे में पढ़ें। गांव में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, अब नगर में पढ़ेंगे। नगर में क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये भी कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना। तो ये जातक कथाएं क्या थी? तो जातक, सबसे क्वेश्चन यही बनेगा कि जातक कथाओं का संकलन किसने किया? तो इसका संकलन आपके बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। ठीक है, और ये जो जातक कथाएं थी ये क्या होती थी? ये वो कहानियाँ होती थी जो आम लोगों ने प्रचलित की थी। किसने? आम लोगों ने। जातक कथाएं क्या थी? जातक कथाएं किसने लिखी थी? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित की गई थी। और क्या थी? ये ज़्यादातर आम लोगों द्वारा लिखी गई या प्रचलित की गई कथाएं होती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये एक आपको निर्धन की चतुराई दिखाई गई है कि एक गरीब, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। एक गरीब युवक था, तो उसने क्या किया, उसके पास क्या था? एक चूहा था। ठीक है, क्या था उसके पास? एक चूहा था, और चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने एक व्यक्ति को जो बिल्ली रखे था उसे चूहा दे दिया। ठीक है, अब वो एक दिन वहाँ से बाग बगीचे से गुजर रहा होगा, तो उसने किसी से देखा कि एक लड़के से बोला कि मतलब बगीचे की टहनियाँ पत्ते भर गए। तो उसने क्या किया, लड़कों को इकट्ठा करके वहाँ से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करवा ली। ठीक है, और बच्चों से कहा मिठाई दूंगा, आप ये लकड़ी इकट्ठा कर दो। उन्होंने लकड़ी इकट्ठा कर दी। ठीक है, जो उससे पैसा मिला वो ले लिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने जो पैसा मिला था उससे क्या किया, उन्होंने एक पानी लिया और वहाँ पे जितने किसान थे उस राज्य में उनको पानी पिलाया। जब पानी पिलाया तो किसानों ने कहा कि आपने हमारे लिए ये सब किया, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसने कहा अभी कुछ मत करो, जब टाइम आएगा तब बताऊंगा आपको क्या करना है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वहाँ पे घोड़े बेचने वाले व्यापारी आने वाले थे। क्या आने वाले थे? व्यापारी। कितने? 500 व्यापारी आने वाले थे। तो अब उसने कहा, वो जो किसान थे उनसे कहा कि आप लोग, वो समय आ गया, आप लोग मुझे एक क्या करो, एक एक घास का गट्ठर दे दो। उन्होंने एक एक घास का गट्ठर दे दिया और कहा कि जब तक मेरी घास ना बिक जाए तब तक आप लोग घास नहीं बेचोगे। उसने कहा ठीक है। तो भाई 500 घोड़े थे, उसके पास 500 गट्ठर थे। 1 मिनट गाइस, उसके पास 500 गट्ठर थे और कोई घास बेचने को तैयार नहीं था। तो उसी ने घास के गट्ठर बेचे अपने मनमाने रेट पे, तो वो क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने अपनी ये जातक कथाएं हैं, आपने मम्मी पापा लोगों से, दादी से कहानियाँ सुनी होंगी, वो भी एक जातक कथाएं के रूप में होती हैं। ठीक है, प्राचीन नगरों के बारे में क्या पढ़ना है हमें? प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता है जहां लोग क्या करते हैं? जहां लोग आया जाया करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, दिल्ली के में मिला बलयकूप, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से कैसे बने? ये दिल्ली का बलयकूप है। बलयकूप क्या है आप सोच रहे होगे, तो सोचना क्या है, पढ़ेंगे ना। तो अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर, अध्याय 5 में हमने कई शहरों के बारे में पढ़ा है, महाजनपद की राजधानियाँ। जैसा कि तुमने पढ़ा है कि इनमें से कुछ शहर क्या थे? परकोटों से घिरे होते थे। जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलयकूप मिले। क्या मिले हैं? बलयकूप। बलयकूप क्या है? ये बलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। यानी कि नाली और कूड़ेदान के लिए इन बलयकूपों का यूज होता था। ये बलयकूप लोगों के घरों में होते थे। कहाँ होते थे? ये घरों में होते थे। तो ध्यान से सुनना हर एक लाइन को। फिर क्या कह रहा है?
महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची मिट्टी या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातात्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। ठीक है, किसकी? जो लकड़ी है, मिट्टी के बर्तन है, कच्ची मिट्टी के, तो क्या पता ये बचे या नहीं बचे, लेकिन फिर भी पुरातात्वविद खोज करने में लगे हुए हैं, यानी कि कर सकते हैं खोज। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविक तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी का है। किसका है? अज्ञात यूनानी का है। पहले तो ये चीज़ देख लो, ये क्या है। देखो, सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का दृश्य दिखाया गया है। किसके? शहर का जीवन का दृश्य दिखाया गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि शहर के जीवन का दृश्य किस मूर्तिकला में दिखाया गया है, तो सांची की मूर्तिकला में दिखाया। इसके बारे में हम अध्याय 11 में ध्यान से पढ़ेंगे। इन दीवारों को देखो, वे ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी की। इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ पढ़ने वाले हैं हम? अध्याय 11 में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं अज्ञात यूनानी लेखक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है मुझे? अज्ञात यूनानी लेखक के बारे में पढ़ना है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया है उनके बारे में उसने लिखा है। जो अज्ञात यूनानी लेखक है वो जहाँ पत्तनों मतलब पत्तन क्या होता है? पत्तन बताइए क्या होता है? पत्तन मतलब बंदरगाह। जिन जिन बंदरगाहों पर वो गया है उसने उनके बारे में लिखा है। ठीक है, 1 मिनट, ये साफ क्यों नहीं हो गया? ठीक है, तो जिन जिन बंदरगाहों पर गया है उसने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं क्या लिखा है, ये कहानी पढ़ेंगे। बेरीगाचा। बेरीगाचा क्या है? बेरीगाचा भी एक बंदरगाह है और भरूच यूनानी नाम है। जो बेरीगाचा क्वेश्चन आया हुआ है कि बेरीगाचा का यूनानी नाम क्या है, तो भरूच है। भरूच किसे कहते हैं? तो बेरीगाचा को कहते हैं, बेरीगाचा को। ठीक है, बेरीगाचा क्या है? बेरीगाचा सक्रिय खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। जो बेरीगाचा है वहाँ सक्रिय खाड़ी है, समुद्र है, तो यहाँ पे प्रशिक्षित लिए हुए अधिकारी हैं, मछुआरे हैं, वही यहाँ जहाज चला सकते हैं। बेरीगाचा में क्या? शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, सिक्कों का आयात होता है। तो बेरीगाचा में इन चीज़ों का आयात होता है, तो इनको आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता है। कार्नियल आपको पता होगा क्या होता है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो ये थी एक बेरीगाचा की कहानी। अब आगे पढ़ना है हमें सिक्के के बारे में। किसके बारे में? सिक्कों के बारे में। सिक्के क्या कहते हैं? देखो, इन सब के बारे में आप कह रहे होगे कि एकदम डिटेल नहीं दी है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि 7th क्लास में हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, या फिर जो आगे के चैप्टर हैं 10th और अभी 9th, 10 और 11, 3 चैप्टर बचे हैं ना, तो उसमें हर चीज़ को आपको डिटेल में मिलने वाली है। तो क्या कह रहा है? पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। कितने? हजारों। सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के हैं। ठीक है, जो करीब कितने साल पहले मिले? जो करीब 500 साल तक चले। कितने साल तक चले? 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी तथा तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया है। तो कैसे बनाए जाते थे ये बॉक्स में हम देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। आहत सिक्के सामान्यतः कैसे होते थे? आयताकार होते थे। कैसे होते थे? आयताकार, कभी कभी वर्गाकार और गोलाकार भी होते थे। तो ध्यान रखेंगे, आयताकार, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप में और सर्कल शेप में भी होते थे। और ये किसके बने होते थे? धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। जो धातु की चादर थी उसे काटकर या चपटे गोलिकाओं में बनाई जाती थी। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए गए थे। जो आज सिक्के थे उनमें लिखा हुआ कुछ नहीं था, बस कुछ निशान यानी कि साइन या चिन्ह, सिंबल बनाए गए थे। इसलिए अब ठप्पे से यानी कि ये जो बना हुआ है इस पर उन्होंने क्या, जैसे मोहर को नहीं ऐसे तेज ठप करके बना देते हैं, ऐसे ही
ही इन्हें किसी ठप्पे से दाब कर बनाया जाता था, यानी कि इन पे आहत होती थी, यानी आहत मतलब किसी चीज़ को चोट पहुंचाना। तो उस चादर पर जब ठप्पा लगाओगे तो चादर को चोट पहुंचेगी, तो इसलिए इस हिसाब से इसका नाम आहत सिक्का पड़ गया। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये क्या रहे, ये प्रचलित रहे सिक्के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारी विनिमय के अन्य साधन। विनिमय के अन्य साधन, तो ये संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता है। किसकी? संगम साहित्य, जो हमने अभी पढ़ी थी। संगम साहित्य का संकलन किसने कहाँ हुआ था? मदुरई के कवियों ने किया था। ये पढ़ा था ना अभी आगे, उसी के बारे में। तो ये कविता है, तो ये पढ़ लेंगे आप। तो ये इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अब नगर की अनेक गतिविधियाँ और केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या गतिविधियाँ हैं, क्या क्या केंद्र हैं, वो पढ़ेंगे। देखो, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ, और लाइन इसलिए भी नहीं छोड़ती हूँ कोई, जिससे कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका कोई सिंगल क्वेश्चन ना छूटे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, किसको देखना है? मथुरा, यानी कि हम किसे पढ़ने वाले हैं? मथुरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? लगभग 2500 साल पहले। कब की? यह 2500 साल से ज़्यादा, कितने? 2500 साल से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा। क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। क्या? यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। जो ये है मथुरा, वहाँ पे यातायात और व्यापार दोनों ही रास्ते पाए जाते हैं, तो इसलिए यह क्या है? महत्वपूर्ण नगर हो जाता है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला है। तो दो रास्ते हैं, एक तो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, दूसरा उत्तर दक्षिण से कहाँ की ओर जाता है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले। देखो, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि ये उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। तो ऐसे रास्ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? दो रास्तों वाला क्या है? नगर है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यह शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इस शहर में जो मथुरा था, वहाँ चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे, और आसपास क्या? किसान, पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने वाला केंद्र था। क्वेश्चन आ सकता है कि मूर्ति बनाने वाला केंद्र सबसे अच्छा कौन था? तो वो आपका मथुरा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी। कितने साल पहले? 2000 साल पहले मथुरा किसकी राजधानी बनी? कुषाणों की राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। तो मथुरा में बौद्ध विहार और जैन मंदिर दोनों हैं, और कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? मथुरा देखो, अगर आपको लेसन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो पढ़ाने का मन नहीं होता है। पर मैंने सीरीज स्टार्ट की है, तो मैं फिनिश भी इसे करूँगी। ठीक है, आगे बढ़ो। मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में क्या है? मूर्तियाँ और अभिलेख बहुत ज़्यादा मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्रियाँ तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को जाने वाले दान का उल्लेख है। देखो, ध्यान से सुनेंगे। मथुरा में प्रशस्त खंडों और मूर्तियों के क्या मिले? अभिलेख मिले हैं, और ये अभिलेख क्या है? संक्षिप्त अभिलेख है, यानी कि छोटे अभिलेख हैं, जिन्हें जो स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जो मथुरा से अभिलेख मिले, क्वेश्चन बनेगा मथुरा से मिलने वाले अभिलेख किसका उल्लेख करते हैं? तो वो जो वहाँ के स्त्री पुरुष थे, उन्होंने मठों को, मंदिरों को जो दान दिया है, उनके बारे में उस अभिलेखों में विवरण मिलता है। ठीक है, और कैसे अभिलेख थे? विस्तृत अभिलेख थे या संक्षिप्त? तो आपने पढ़ रखा है, संक्षिप्त अभिलेख थे। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। कौन कौन करता था? राजा, रानी, अधिकार, व्यापारी, शिल्पकार दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ध्यान से सुनना। अब जो ये अभिलेख है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे किसके किसके उल्लेख मिले? सोनार, लोहार, बुनकर, टोकरी, माला बनाने वालों, इत्र का उल्लेख भी इन अभिलेखों से मिलता है। तो चीज़ों को क्लियर करना है। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में। शिल्प और शिल्पकार के बारे में आगे बढ़ते हैं।
पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। किसके? शिल्पों के। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नॉर्दर्न, इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉर्दर्न वेयर पॉटरी वेयर ऐसे हैं, यानी कि NBPW। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। कहाँ मिले हैं जी? ज़्यादातर महाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है, क्या चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके 2 केंद्र थे। तो देखो, उत्तर में कौन? वाराणसी, और दक्षिण में कौन? मदुरै। इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। तो किसके? कपड़ों के। क्वेश्चन बनेगा कि कपड़ा उत्पादन के 2 महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे? तो आपका वो हो जाता है वाराणसी और मदुरै। कहाँ? उत्तर में वाराणसी हो जाता है और दक्षिण में कौन हो जाती है? आपकी मदुरै हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, यानी कि यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। जो अनेक शिल्पकार और व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया? संघ बनाना शुरू किया, और उन्हें क्या कहा जाने लगा? श्रेणी कहा जाने लगा। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी। ठीक है, श्रेणियां क्या करती थी? बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, और या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों पर लगा दिया जाता था। जो ये श्रेणियां थी, उनमें से कई श्रेणियां क्या करती थी? प्रशिक्षण का काम करती थी। क्या करती थी? प्रशिक्षण का काम करती थी। व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार करती थी। बैंकों की श्रेणियां पैसा रखने का काम करती थी। उससे जो भी फायदा मिलता था पैसे से, तो वो जो पैसे जमा करते थे थोड़ा उन्हें दे देते थे और अपना दानान में लगा देते थे। अब देखो, उत्तरी काले चमकीले बर्तन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक कठोर और चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले हैं। क्या है? ये कठोर और चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। कैसे? चमकदार और काली सतह वाले पात्र हैं। इससे बनने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च ताप पर रखते हैं। क्या करते हैं कुम्हार? इसे बनाने के लिए इन बर्तनों को उच्च ताप पर किसमें? भट्टी पर रखते हैं। फिर क्या करते हैं? बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप लगाई जाती थी, जो इन बर्तनों को शीशे जैसे चमका देती थी। देखो, काली भट्टी पर जलाएंगे तो वो क्या हो जाते थे? उनकी बाहरी सतह काली हो जाती थी। काली होने के बाद इसके पे क्या करते थे? काले कलर का ही एक लेप करते थे, जो कैसे चमकती थी? शीशे की तरह चमकती थी। तो ये उनके बर्तनों की क्या थी? वहाँ की कहानी थी। आगे बढ़ेंगे। आगे है सूत कातने या और बुनने के नियम। सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे उनके, वो पढ़ेंगे। तो ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय में दिए गए हैं। जो हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था ना, कौटिल्य वाली चीज़ें, तो ये नियम अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। क्वेश्चन आया हुआ है सूत कातने और बुनकर के नियम किस ग्रंथ में दिए गए हैं, तो वो अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। तो इनकी कताई तैयार करने के लिए विधवाओं, सक्षम और अक्षम महिलाओं, भिक्षुओं, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। यानी कि जो कार्य होता था, इनमें ये लोग काम कर सकते थे। ठीक है, इन्हें इनके काम की गुणवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए। इन महिलाओं के बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। वे अपनी दासियों को भेजकर, जो महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, वो क्या करती थी? अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवाती थी और घर में ही माल को तैयार करती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, यानी कि जहां उन्हें परिश्रम का फल मिलता था, यानी कि पैसे मिलते थे। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है तो इधर उधर की बातें करता है, तो उसे भी सजा मिलती थी। ठीक है, और अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया है
तो उसे जुर्माना देना होता था, और क्या कभी कभी उसका अंगूठा भी काट लिया जाता था। तो ये इतनी कड़ी क्या थी वहाँ की व्यवस्था थी। आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम अरिका मेडू के बारे में, जो कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। अरिका मेडू पेडू का ध्यान होगा, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं अरिका मेडू के बारे में। अरिका मेडू पुदुचेरी में ढूंढो, ठीक है। आपको मानचित्र में ढूंढना है तो आप ढूंढ लेना, ठीक है। मुझे क्या है, मुझे समझाना है। रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। तो हमें पहले क्या करना है, रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ना है। वो अगले पृष्ठ में पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले, कितने 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। पत्तन मतलब क्या होता है, बंदरगाह था। तो 2200 से 2300 साल पहले अरिका मेडू एक क्या था, पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। क्या मिला है, अरिका मेडू से ईंटों का बना एक ढांचा मिला है, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, गोदाम हो सकता है। उन्होंने जो पुरातात्विक थे उन्होंने ये अनुमान लगाया, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ना, आगे इससे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताऊंगी कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं, एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जाते होंगे। तो अरिका मेडू से क्या मिला, एक ईंटों का बना ढांचा मिला है, ईंटों का बना ढांचा मिलता है, और एम्फोरा जैसे बर्तन मिलते हैं। और इन जो एम्फोरा बर्तन थे उसमें क्या होता था, शराब या तेल रखने के काम आता होगा। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही अरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार भी बर्तन मिले हैं। यानी कि अरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर अरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। जो अरेटाइन बर्तन नाम रखा गया है तो किसके नाम पर पड़ा है, तो इटली के शहर के नाम पर इसका नाम अरेटाइन पड़ा है, ठीक है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो एम्फोरा बर्तन कैसे थे, दो हत्थे वाला बर्तन था, ऐसे वाला, दोनों तरफ उसके हत्थे लगे हुए थे। तो ये एम्फोरा हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा अरेका मेडू से क्या क्या मिला है। तो अरेका मेडू से आपका ईंटों का बना ढांचा मिला है, रिवाइज करिए साथ साथ। एम्फोरा बर्तन मिले हैं, अरेटाइन बर्तन मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली हैं, अरेका मेडू से मिली हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, देखो, अगर चीज़ों को समझ के चलोगे और पढ़ोगे, एनसीईआरटी सीरीज के साथ बने रहोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा सीटेट में, ठीक है। तो ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए गए थे। जो डिजाइन था, जो अरिका मेडू से ऐसे बर्तन मिले हैं कि डिजाइन तो रोम का था पर बनाए कहाँ गए हैं, हमारे यहाँ, यानी कि इंडिया में। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी यहाँ से मिले हुए हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे के अर्ध बहुमूल पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। छोटे छोटे कुंड मिले हैं, किसके काम आए होंगे, रंगाई के काम आए होंगे। और शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थर के मनके भी यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभिलेख मिट्टी के बर्तन पर, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन पर कई बर्तनों पर ब्राही लिपि के अभिलेख मिले हैं। देखो, जो अभिलेखित मिट्टी के बर्तन पर कई बर्तनों में किस लिपि के अभिलेख मिले हैं, तो ब्राही लिपि के अभिलेख मिले हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग होता था। तो क्वेश्चन बनेगा कि तमिल भाषा के लिए किस लिपि का यूज होता था प्रारंभ में, तो वो हो जाती है आपकी ब्राही लिपि, ठीक है। इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसे ध्यान से पढ़ना, इसलिए इन्हें तमिल ब्राही अभिलेख भी कहते हैं। तो इन्हें तमिल ब्राही अभिलेख भी कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाता है। तमिल ब्राही अभिलेख इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि तमिल भाषा को पहले तमिल भाषा में पहले किस लिपि का प्रयोग होता था, ब्राही लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राही अभिलेख भी देखते हैं। तो देखो, ये है अन्य यंत्र। आपको तो पता है हर क्लास में एक अन्य यंत्र यानी कि अन्य चीज़ दी गई होती है, उसे हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखेंगे, रोम ढूंढना था, रोम के बारे में पढ़ना था, रोम के बारे में हम पढ़ेंगे।
यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। रोम जो है वो क्या है, यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक हो जाता है। इसका विकास लगभग तभी हुआ है जब गंगा के मैदान के शहर बसे थे, यानी कि जब गंगा मैदान बसा हुआ था जब ही इनका विकास भी हुआ था। रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य की राजधानी थी। जो रोम थी वो बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। कहाँ तक? यूरोप, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक कौन थे? ऑगस्टस, ठीक है, या आंगस्टस, ठीक है। ये महत्वपूर्ण राजा थे जो 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा कि रोम ईंटों का शहर बना था। रोम, देखो ध्यान से सुनना, ये कोटेशन आ सकता है। आंगस्टन ने कहा था क्या? देखो मैं कलर चेंज करती हूँ कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर से बनवाया था। तो ये किसने कहा था? आंगस्टन ने। आंगस्टन और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए हैं। जो आंगस्टन और बाद के शासक थे उन्होंने कई मंदिर और महल भी बनवाए हैं। फिर देखो इंपॉर्टेंट लाइन फिर से आ रही है। आंगस्टन ने बड़े बड़े रंगमंडल, क्या रंगमंडल को क्या कहते थे? एम्पी थिएटर कहते थे। तो ये मैचिंग में क्वेश्चन बनते हैं गाइस। कैसे? एक तरफ आपको एम्पी थिएटर लिख देगा, एक तरफ एम्पी थिएटर लिख देगा और दूसरी तरफ आपको रंगमंडल लिख देगा, ठीक है। ऐसे मैचिंग बनाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आंगस्टन ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्पी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। अब ऊपर लिख देगा एम्पी थिएटर क्या थे, तो एम्पी थिएटर के बारे में जानकारी बनाएगा कि चारों तरफ को दर्शकों के बैठने की क्या थी? सीढ़ी नुमा जगह थी। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानागार भी बनवाए। आंगस्टन ने क्या किया? स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था, यानी कि अलग अलग जगह नहीं, एक ही स्नानागार था पर स्त्री पुरुषों का समय अलग अलग समय पर था। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे यहाँ आकर। और बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट, आप देखना एक्वाडक्ट किसे कहते थे? तो जलवाही सेतु को एक्वाडक्ट कहते थे, ठीक है। आगे के जरिए शहर के स्नानागारों और फव्वारों और गुसलखाने के लिए पानी लाया जाता था। तो देखो एक तो था आपका एम्पी थिएटर, क्या होता था? रंगमंडल होता था। एम्पी थिएटर रंगमंडल। और एक्वाडक्ट क्या होता है? जलवाही सेतु होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन बन सकता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे अपने इम्पोर्टेंट वर्ड जो हमने इस लेसन में सीखे हैं, फिर देखेंगे डेट्स एंड देन आपका ये कौन सा 8th चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो क्या क्या किसके बारे में पढ़ा है हमने? लोहा के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? लोहा, गांव, सिंचाई, संगम क्या होता है, नगर क्या होते हैं, वलय, पत्तन, श्रेणी, इनके बारे में हमने पढ़ा है। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। तो क्या थी? उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 3000 साल पहले हुई थी। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहा, सिक्के 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले। अरेकामेडु का पत्तन यानी कि बंदरगाह 2200 साल से 1900 साल पहले। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और क्लास के साथ जुड़े रहिएगा और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।